गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे मैं आपको गुड आफ्टरनून बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से लीजिएगा इस बात को। आप जिस भी समय में वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो आप मेरे गुड आफ्टरनून को आप गुड मॉर्निंग समझिएगा। मतलब आप जो भी टाइम में वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने हिसाब से इस बात को समझना है। तो अभी मैं शाम में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून, मतलब लगभग 4 बज रहे हैं, तो इसलिए मैं सबको गुड आफ्टरनून बोल रहा हूं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है दुर्गानंद कुशवाहा। मैं ऑफलाइन में पिछले 4-5 सालों से क्लास 10th के लिए साइंस पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा है। काफी बच्चों तक, जो बच्चे बहुत ही छोटे छोटे गांव में बैठे हुए हैं, उनको उतना अच्छा शिक्षक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ऑनलाइन की वजह से वो सारे बच्चे हाई क्वालिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो 4-5 साल ऑफलाइन में काम करने के बाद हमने भी ये डिसाइड किया है कि अब हमें भी ऑनलाइन आना चाहिए। और आज से मैं आपको क्लास 10th का पूरा साइंस पढ़ाऊंगा। क्लास 10th और क्लास 9th का पूरा साइंस पढ़ाऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है स्कोर 100। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी इस YouTube चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए साइंस और मैथ्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। आप टाइम से आकर के इवनिंग टाइम में, आप जब भी स्कूल से आते हैं, आपको जब समय मिलेगा तब आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, हमारे और भी जो शिक्षक है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसमें आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स का होगा जो बहुत ही छोटे से गांव में रह रहे हैं, जहां पर एजुकेशन उतने अच्छे लेवल का नहीं है। तो खैर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का। ठीक है, केमिस्ट्री। पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री क्या चीज है तो आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री क्या होता है। अभी अगर मैं क्लास 10th के बारे में बात करूं, तो जब भी हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का बात करते हैं, तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको पूरा सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूं। तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का चैप्टर है, इसमें समय लगता है। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। और जो फोर्थ एंड द लास्ट चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये 4 चैप्टर है क्लास 10th में। केमिस्ट्री 4 चैप्टर से है, यानी कि हमारे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, एंड जो फोर्थ चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपको क्लास 10th में केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, और खास करके ये जो हमारा पहला वाला चैप्टर होगा, हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको क्लास 10th एकदम जम के पढ़ना है। क्लास 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल है। अगर ये 4 साल आप जम के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे जगह पहुंच जाएंगे। अगर किसी कारणवश आप क्लास 9th अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्लास 10th को बहुत ही अच्छा कीजिए, एकदम जम के पढ़िए। क्लास 10th में बोर्ड का रिजल्ट तो लाना ही है, यानी कि बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है, इसके लिए तो हमें बहुत अच्छा पढ़ना ही है। साथ ही साथ अगर आपका 9th और 10th स्ट्रांग रहेगा तो आप जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, जेईई नीट वगैरह का प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा अगर आपका 9th और 10th अच्छा रहा तो। हम बात करते हैं क्लास 10th में हम लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप डेली लेक्चर देखिए। ठीक है, डेली लेक्चर देखिए, लेक्चर को फॉलो करना है। और
आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपको मैं पसंद आ रहा हूं, अगर हमारे टीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो स्कोर 100 जो यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो करिए, आप इस पे डेली लेक्चर देखिए। सेकेंड नंबर बात है कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो थर्ड नंबर बात है, आप नोट्स लिख सकते हैं हमारे क्लास के साथ साथ, या नहीं तो मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तीसरा है कि जब भी मैं अगला क्लास मतलब जैसे मान लीजिए कि आज मैंने आपको पढ़ाया और कल आप अगला लेक्चर देखो, इससे पहले आज का मैंने जो पढ़ाया हुआ था आप रिवाइज करो, ठीक है। यानी कि डेली रिवाइज कीजिए, डेली रिवाइज, डेली आपको रिवाइज करना है। जो भी आज पढ़ाई हुआ है आपको रिवाइज करना है अगले दिन के लेक्चर देखने से पहले। और जो फोर्थ नंबर बात है वो है टेस्ट, ठीक है। आप टाइम टेबल से टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अगर आप स्कूल में हैं, अगर आपको स्कूल में टाइमली टेस्ट हो रहा है तो ओके है, नहीं तो हम लोग अपना जो स्कोर 100 चैनल है उसकी तरफ से टेस्ट वगैरह होगा, तो आप वो टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम करना है, ठीक है। और इतना सारा काम करने के बाद, ठीक है, आप लेक्चर देखिए, नोट्स देखिए, डेली रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। और जो फाइनल चीज है वो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बनाओगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आपको मैंने पढ़ा दिया, और मेरे पढ़ाने से आपका कितना क्वेश्चन बनेगा सीबीएसई में, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल तरीका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर मेरे पढ़ाने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एकदम ब्लाइंडली हमको फॉलो कीजिए, ठीक है। मुझे फॉलो कीजिए, आप कर सकते हैं। मैं 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी वर्ड पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना सारा काम करना है और आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्लास 10 का केमिस्ट्री एकदम बेहतर हो जाएगा। बाकी और भी आप जब वीडियो देखोगे यूट्यूब पर तो वहां पर इतना ताम झाम बताया जाता है, ये वो फलाना टिकारा, कुछ नहीं करना है भाई साहब। क्लास 10 को उतना ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना है, ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, आराम आराम से आप पढ़ते जाइए, बहुत कुछ इसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप करते जाइए, आपका बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, क्लास 10 में कोई भी सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ना रहता है, आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा इधर उधर के फेरा में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोग जब बहुत छोटे रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। याद कीजिए वो दिन, ठीक है, बहुत छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे, तो आप लोगों ने वहां पर चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने वहां पे पढ़ा होगा कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक का नाम था फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज, और जो सेकेंड चेंज था उसका नाम था केमिकल चेंज, ठीक है। तो हम लोग दो टाइप के चेंज के बारे में जानते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, वाटर है। जब हम लोग इसको ठंडा कर देते हैं, जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे वाटर को और आइस को तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अगर आप नहीं जानते होइएगा तो आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि पानी तो अलग चीज है और आइस तो अलग चीज है, बर्फ तो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप वाटर का बात करें, आइस का बात करें, या आप स्टीम का बात करें, यानी वेपर का आप बात कर लो, ठीक है, तो ये तीनों सेम चीज है, ठीक है। मतलब आइस भी वाटर है और स्टीम भी वाटर है, बस अंतर यह है कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है तब उसका नाम वाटर है, जब वाटर सॉलिड फॉर्म में है तब उसका नाम आइस है, जब वाटर गैसियस फॉर्म में है तब उसका क्या नाम है, स्टीम है। यानी कि मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि जब वाटर से आइस बनता है, ठीक है, तो आइस कोई नया चीज नहीं है, बल्कि आइस भी वाटर ही है, बट आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ये बात याद रखना है। मतलब मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूं कि जब वाटर से आइस बनता है तो यहां पर चेंजेस तो हुआ, ठीक है, यहां पर बदलाव तो आया, यहां पर चेंज तो हुआ, लेकिन इस चेंज के दौरान कोई नया चीज नहीं बन रहा है, ठीक है। बस वही वाटर है, वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करके क्या बन गया, आइस बन गया। तो यहां पर कोई नया चीज नहीं बन रहा है, तो वैसा चेंज जिसके रिजल्ट में कोई नया चीज नहीं बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। यानी कि वाटर से आइस बनना फिजिकल चेंज कहलाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया फिजिकल चेंज किसको बोलोगे, तो हम तो सिंपल कहेंगे, ठीक है, कि फिजिकल चेंज का मतलब हुआ, ठीक है ना, कि वैसा चेंज, अ चेंज इन विच, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है ना, मतलब वैसा चेंज जिसमें
कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग केमिकल चेंजेस का बात करें, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है, सॉरी एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मिल्क है, बहुत ही एकदम नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास मिल्क है और ये क्या बन गया? मान लीजिए ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया, ये दही में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप ये जानते हैं ये मिल्क अलग चीज है और ये कर्ड क्या है? अलग चीज है। यानी कि जो कर्ड का प्रॉपर्टी है वो मिल्क के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि मिल्क एक अलग चीज है और कर्ड एक अलग चीज है। तो मिल्क से कर्ड बनना एक प्रकार का चेंज है। ठीक है, लेकिन इस चेंज के दौरान एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है, जिसका प्रॉपर्टी पिछले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग है। तो हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं? केमिकल चेंज बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, तो केमिकल चेंज का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है, कि अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है ना, ये बात याद रखना है, वैसा चेंज जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। और भाई साहब ये जो केमिकल चेंज है ना, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड दुनिया में बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ये बात याद रखना है, हम लोग इसी को क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, याद रखना है, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप नया गुण वाला पदार्थ बनता है। या तो ऐसा डायरेक्ट बोल लो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप न्यू सब्सटेंसेस बनेगा। ये बात याद रखना है, ठीक है, नया पदार्थ बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके पास बिल्कुल नया का नया गुण होगा, बिल्कुल अलग गुण होगा पुराने वालों से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ये बात याद रखना है। जैसे मैं बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, आप सभी लोगों ने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता है? ये हाइड्रोजन है जलने वाला, ठीक है ना, यानी कि जब आप हाइड्रोजन में आग लगाओगे तो हाइड्रोजन जलेगा, हाइड्रोजन में कंबसन होगा और ये पटाखे की तरह आवाज करता है जब ये जलता है तो। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे क्या है? जलने वाला है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? आप लोग जान रहे हैं, ऑक्सीजन है जलाने वाला। यानी कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी चीज को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। अगर आप किसी चीज को जलाना चाहते हो तो आपको ऑक्सीजन गैस देना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जलाने वाला है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? जलने वाला। ऑक्सीजन क्या हो गया? जलाने वाला। और जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और आप समझ पा रहे हैं, ये जो पानी है ये न जलता है न जलाता है, बल्कि ये बुझाने वाला काम करता है। ये बात याद रखना है, ये बुझाने वाला है, यानी कि ये ना आग को लगाएगा और ना ये खुद जलेगा, बल्कि ये आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि अगर कहीं पे कंबसन हो रहा है तो उस कंबसन की प्रोसेस को रोकने का काम करता है। तो आप इस एग्जांपल से केमिकल रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोजन था जिसके पास जलने का गुण था, एक ऑक्सीजन था जिसके पास जलाने का गुण था, लेकिन जब ये दोनों मिल करके एक पदार्थ बनाता है तो जो नया वाला पदार्थ बनता है उसके पास इस दोनों में से किसी का भी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इस दोनों में से एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसके पास। तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है इसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? पानी बना रहा है, ठीक है। तो इसका नाम एक केमिकल रिएक्शन है। ये एक क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है और पानी बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे वाटर बन रहा है, तो जो बनता है हम लोग उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये बात याद रखना है, ठीक है। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में वाटर क्या है? प्रोडक्ट है, और जो बनाता है उसका नाम होता है रिएक्टेंट। ये बात याद रखना है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन के फल स्वरूप बनेगा उसको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट, और जो बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अगर हम डिफिनीशन की दुनिया में बात करें, ठीक है, कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो टेक पार्ट, मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है,
ठीक है ना, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये बात याद रखना है। ठीक है, वैसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, तो जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है, ठीक है ना, यानी कि दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने का काम करता है। तो ये बात याद रखना है। तो हम लोग रिएक्टेंट को समझ लिए और हम लोग इसको समझ लिए, प्रोडक्ट को समझ लिए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोगों ने सबसे पहले चेंजेस की बात किया। चेंजेस दो टाइप के, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अगर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो फिजिकल चेंजेस, अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस को हम लोग स्टैंडर्ड दुनिया में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा नया गुण वाला पदार्थ बनता है। जो बनेगा उसका नाम होगा प्रोडक्ट, जो बनाएगा उसका क्या नाम हो जाएगा, रिएक्टेंट नाम हो जाएगा। तो मेरे विचार से आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा जरूर आ रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताइए, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। मान लीजिए कि एक बंदा था जलने वाला और एक था जलाने वाला, फिर इस दोनों में ऐसा क्या हुआ कि ये बुझाने वाला बन गया। तो भाई साहब हमेशा याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, दो काम होता है। ठीक है, पहला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, क्या टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये बात याद रखना है। अब ये बॉन्ड क्या होता है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड होंगे, जो पुराने रिश्ते होंगे वो टूटेंगे। ठीक है ना, और जो नया रिश्ता होगा, जो नए बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, वो बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और मेरे पास क्या है, NaOH है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ साथ है एक बॉन्ड के द्वारा। उसी तरीके से ये जो NaOH है, ये Na और OH के बीच में क्या है, ये बॉन्ड है। हम लोग बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर में, या नहीं तो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है, वहां पर हम लोग बॉन्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी इतना समझिए कि दो एटम जुड़ता है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसका नाम होता है बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, Na और OH एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये जो Cl है अब N के साथ चल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा NaCl, और ये जो OH है चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर दो काम होगा, एक पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, और एक नया बॉन्ड बनेगा। तो ये बात याद रखना है, जब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा पुराना बॉन्ड टूटने का कोई चांस नहीं है। और मैं ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन टाइम पर क्या होता है, यानी कि पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं, देखो हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ था, अब हाइड्रोजन OH के साथ चला आया, Na पहले OH के साथ था, अब NaCl के साथ चला आया। यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या हुआ, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, यानी कि एक एटम जो किसी और के साथ था बाद में किसी और के साथ चला गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ जादू वादू नहीं हो रहा है वहां पे। केमिकल रिएक्शन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है और एटम के रीअरेंजमेंट के कारण नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। सिंपल सा बात हो गया। तो ये बात याद रखना है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कि अगर हमसे कोई पूछेगा, ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन का क्या कॉज है, क्या कारण है, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन का अगर हमसे कोई रीजन पूछेगा कि भाई ये हुआ क्यों, तो हम सिंपल बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स के रीअरेंजमेंट के कारण केमिकल रिएक्शन होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हम लोग पूरा का पूरा कहानी समझ गए। अब आपके लिए ये थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको रट्टा मार सको, समझ सको, लेकिन रट्टा नहीं मारना है। मैंने जो आपको समझाया आप उसको अच्छे से समझिए और फिर उसको क्या कीजिए, आप अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ये हमने बात कर लिया। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर
रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये बात किया। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब आपने एक पानी वानी वाला एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, एक दो और एग्जांपल दे दो। ठीक है, तो जरूर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, जिसको नोट करना है आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने समझा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल का बात करते हैं तो हम लोग, हमारे दिमाग में आता है कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन तो लैब में होने वाला चीज है। ठीक है, आपका बात अच्छा है, मतलब सही समझ रहे हैं आप। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, जरूर केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में ही होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कुछ हमारे डेली लाइफ में भी नजर आते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी नजर आते हैं, वो हमेशा लैब में नहीं होगा। ठीक है, जिसमें से एक हो गया क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कि दूध से दही बन जाना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, हमारा जो दूध है उससे जब दही बन जाएगा तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, और ये लैब में नहीं हो रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में भोजन पच रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है, अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, हम भोजन खा रहे हैं, वो भोजन टूट करके एनर्जी बन रहा है, यानी कि फूड टूट करके क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। इस प्रोसेस का क्या नाम है, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन भी क्या है, अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। अभी आम का सीजन चल रहा है, आप लोगों ने हरे फल को पकते हुए देखा होगा। ठीक है, तो फल का पकना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फल का पकना भी क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा कि हम एकदम अच्छा खासा लोहा खरीद के लाते हैं, अच्छा खासा आयरन खरीद के लाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाता है, भाई साहब वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल दिया जो लैब में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ में हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी मतलब वो लैब में भी होता है, और वो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। रिबन आप लोग समझते होंगे, वो जो फीता काटते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरीके का मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसमें जब आग लगाएंगे, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम जलेगा, और जो जलेगा ना बहुत ही खतरनाक डैजलिंग व्हाइट रोशनी के साथ वो जलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। और जब वो जलेगा तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पाउडर कैसा होगा, व्हाइट पाउडर, और जो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगा ना, उस व्हाइट पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बात याद रखना है। यानी कि मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, जब आप लोग इसको बर्न करोगे, क्या करोगे, बर्न, यानी कि जब आप इसको जलाओगे, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा एक व्हाइट पाउडर। ठीक है, एक व्हाइट पाउडर मिलेगा, और ये जो व्हाइट पाउडर है ये कुछ नहीं है बल्कि ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम था और जलेगा, जलेगा मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये क्या है, अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है, और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है, एक
प्रोडक्ट है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, ये टोंग है जिसके द्वारा हम लोग मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के रखे हुए हैं, यहाँ पर जला रहे हैं। तो ये जो कटोरी है, ठीक है, जो वॉच ग्लास है, इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। लेकिन आप लोग को एक बात याद रखना है, ठीक है, याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को थोड़ा सा साफ किया जाता है घस घस कर, ठीक है। हम लोग उसको घिस के साफ करेंगे, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जो मैग्नीशियम होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ रहता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के ऊपर मान लीजिए ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर चढ़ा रहता है। तो हम लोग जलाने से पहले क्या करते हैं, इस कवर को हटाएंगे, तो हटाने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, घसते हैं। तो ये बात याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम लोग मैग्नीशियम को घिस करके साफ कर लेंगे ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए, पहला बात। दूसरा बात, जब ये जलेगा ना तो ये मतलब अच्छा खासा रोशनी बनाता है, ठीक है ना, मतलब चमकता हुआ रोशनी के साथ जलेगा। तो हो सकता है कि आपका आंख पर कोई असर पड़ जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करेगा डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, ठीक है, और एक व्हाइट पाउडर बनाएगा। उस व्हाइट पाउडर का क्या नाम होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ। कौन सा ऑक्सीजन, जो हवा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत छोटा सा बात था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और शानदार टॉपिक है, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई साहब हमको कैसे पता चलेगा कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ, आपने हमको कहा कि मैग्नीशियम को जलाएंगे तो पाउडर बनेगा, ये केमिकल रिएक्शन है, कैसे हमको कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को पहचानने का कोई तरीका बता दो भाई, केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर आपको कुछ ऐसा चेंजेस नजर आएगा ना जिसको आप इजीली देख पाओगे, ठीक है। उस चेंजेस का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, तो इजीली ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना, मतलब जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उस फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए उसका कलर है ब्लू, ठीक है, उसका कलर ब्लू है, आपने उसमें कोई पदार्थ बाहर से डाला और वो कलरलेस हो गया, तो हम एकदम इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, याद रखना है। क्लास 10th में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और इसको आप लोग एक ट्रिक, एक निमोनिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। सम चिल्ड्रेन गो टू पार्टी, कुछ बच्चे पार्टी में जाते हैं, ठीक है। सम चिल्ड्रेन गो टू पार्टी, जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसके पहले लेटर का मतलब है, बाकी लेटर का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर एस है तो एस का मतलब हुआ चेंज इन स्टेट। ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो वहां पर स्टेट में चेंज आएगा। C4 चेंज इन कलर, ठीक है, यानी कि C4 कलर, कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है। G4 गैस का बनना, ठीक है ना, हो सकता है कि गैस बने उस रिएक्शन में। T से टेम्परेचर, हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज आ जाए, ठीक है। और P से हो गया प्रेसिपिटेट, यानी कि हो सकता है कि उस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने। अभी आप प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे प्रेसिपिटेट क्या है। अभी आप फिलहाल याद रखिए, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 है। सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है भाई साहब चेंज इन स्टेट। दूसरा कौन है, दूसरा है चेंज इन कलर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 चीज है, चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा तो चौथा नंबर हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में गैस बन जाएगा, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और 5वां नंबर हो सकता है कि भाई साहब पीपीटी बन जाए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है, याद रखना है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सम चिल्ड्रन गो टू पार्टी, ठीक है, बस ये बहुत ही नॉर्मल सा बात है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, भैया कुछ एग्जांपल दे दो, 1-2 रिएक्शन के बारे में बता दो, दिखा दो ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस बन रहा है, तब तो माने आपका बात।
ठीक है, उसी तरीके से कोई ऐसा रिएक्शन तो दिखा दो जिसमें कलर चेंज हो रहा होगा, कोई ऐसा रिएक्शन तो दिखा दो जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस पांचों कैरेक्टरिस्टिक का दो एग्जांपल या तीन एग्जांपल, मतलब जितना मूड बन जाए, ठीक है, एक दो एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, गैस का इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें गैस बनता होगा। तो ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये जी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, ये फिर से हैज लिख दिया। ठीक है, हैज नहीं भाई साहब, गैस, हैज नहीं, गैस, इसको जी बना लो, ये जी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलो ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, इवोल्यूशन ऑफ गैस को। ठीक है, एक दो एग्जांपल दे लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास इसमें एसिड रखा हुआ है, मान लीजिए एसिड है। कौन सा एसिड है? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मान लीजिए। ठीक है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपके पास इसमें एसिड रखा हुआ है। अब क्या कीजिए, आप इसमें जिंक डाल दीजिए। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक डाल दो, आप देखोगे इसमें गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा। और कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल, ठीक है, कि जब हम लोग डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स को डालते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब हुआ जिसमें पानी का मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो डाइल्यूटेड एसिड में जब आप लोग जिंक के ग्रेन्यूल्स को डालते हो तब वहां पर कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, मन कर रहा है एक और एग्जांपल दे दूं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास पुनः एक एसिड है, कोई भी एसिड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको आप लोग बोलते हैं HCl। ठीक है, हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लास 9th में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। जब आप लोग ऐसा करोगे तो यहां पर भी आप लोगों को गैस बनता हुआ नजर आएगा, और वो गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं तो वहां पर कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये बात याद रखना है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस बन रहा है, और ये दोनों का दोनों क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मतलब मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिया ऐसे केमिकल रिएक्शन का जिसमें गैस बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ नाम आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट। इस चैप्टर में आपको समझ में आना चाहिए कार्बोनेट क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा, 3rd चैप्टर में। यानी कि वहां पर एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखा था, और जो फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तब उसका नाम क्या होगा ये भी हमने सीखा था। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, सभी का बैलेंस याद करके रखिए, और नाम कैसे लिखते हैं इस बात को याद रखिए। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको इस चैप्टर में काफी दिक्कत होगा। तो आप क्लास 9th का फिलहाल उतना याद करके रखिए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, ये देखिए आपके लिए लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां पर क्या है? अंदर में भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, जब हम लोग उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि जिंक ग्रेन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, जो सोडियम कार्बोनेट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। उसी तरीके से मैग्नीशियम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, सेकेंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम लोग सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, प्रेसिपिटेट को हम लोग, हाँ सही लिख दिया भाई, सही 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 लिख दिया, बिल्कुल सही लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या करेगा, कभी कभी उस सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने दो चीजों को मिलाया और दोनों को मिलाने से दो नया चीज बना, मान लीजिए दो नया चीज बना, उसमें से एक चीज क्या होगा, जिस बर्तन में आप रिएक्शन करवा रहे हैं ना उस सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, वो आपको दही जैसा तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट एक तरीके का सॉलिड प्रोडक्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा प्रेसिपिटेट क्या है, तो हम कहेंगे भाई साहब ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, यानी इसमें घुलेगा नहीं। ठीक है ना, व्हिच गेट सेपरेटेड, ठीक है ना, जो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन से जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और ये जो प्रेसिपिटेट है इसको आप पीपीटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को प्रेसिपिटेट समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे पास डायग्राम होगा प्रेसिपिटेट को समझाने के लिए। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये डायग्राम है, इसको देखिए आप लोग, ये प्रेसिपिटेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो पीला पीला चीज आपको नजर आ रहा है ना, ये घुल नहीं रहा है उसमें, बल्कि सेपरेट आउट हो गया और ये दही के जैसे तैर रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये पीपीटी बन गया, यानी प्रेसिपिटेट बन गया। तो मेरे विचार से आप लोगों को प्रेसिपिटेट समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, पोटासियम आयोडाइड। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या, पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड। और हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है पोटासियम आयोडाइड, हमारे पास कंपाउंड है, और एक नाइट्रेट है। ठीक है ना, तो जब पोटासियम आयोडाइड का हम लोग रिएक्शन उस नाइट्रेट से कराएंगे, मतलब लीड नाइट्रेट है हमारे पास। ठीक है, मैं डायरेक्ट नाइट्रेट बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लीड नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, पोटासियम आयोडाइड, दूसरा क्या है, लीड नाइट्रेट। जब आप इस दोनों को मिलाओगे, यानी जब इस दोनों का रिएक्शन करवाओगे, तो यहां पर लीड आयोडाइड बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, लीड आयोडाइड बनेगा। और ये जो लीड आयोडाइड होगा ना, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। और कैसा प्रेसिपिटेट, पीला। ठीक है ना, येलो पीपीटी बनेगा। ये बात याद रखना है आपको, ये याद करके रखना पड़ेगा कि जब पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि पीला प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपको एक ऐसे केमिकल रिएक्शन का जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और दूसरा बैरियम क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, बैरियम क्लोराइड, ये दो लोग हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड। जब आप लोग इस दोनों का रिएक्शन करवाओगे, दोनों को मिलाओगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बैरियम सल्फेट। ठीक है, बैरियम सल्फेट, और ये प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो भी कैसा प्रेसिपिटेट, उजला प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बात याद रखना है। तो देखिए ये भी आपके सामने एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो हमने दो एग्जांपल बताया, जिसमें एक लीड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और एक ऐसा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बैरियम क्लोराइड रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला चीज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अंतिम चीज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, या कह सकते हैं कि आप केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल को जानेंगे। ठीक है, जिसमें कलर में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ जैसे मान लीजिए, क्या ले ले, मान लीजिए मेरे पास है पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटासियम
परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल, ठीक है। ये बात याद रखना है, पोटासियम परमैंगनेट का कलर कैसा है, पर्पल, ठीक है। जब आप लोग इसमें सिट्रिक एसिड डालोगे, सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस, ठीक है। जब आप लोग इसमें क्या डालोगे, सिट्रिक एसिड डालोगे, तो ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो पोटासियम परमैंगनेट हमारे पास था, ठीक है, जो हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट था, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी कि उसका कलर जो पर्पल कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक एग्जांपल है जिसमें कलर चेंज हो रहा है। हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट है, जब उसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहां पर कलर में बदलाव आ रहा है। उसी तरीके से, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, नाम सब याद रखना है, पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट होता है हमारे पास, उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा। जब आप इसमें SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो पोटासियम परमैंगनेट है, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ये बात याद रखना है। तो देखिए ये भी एक एग्जांपल है जिसमें क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर से आपके लिए लिखा हुआ है कि जब सिट्रिक एसिड को पोटासियम परमैंगनेट में डाला जाता है तो इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। दूसरा, जब SO2 गैस को पास किया जाता है पोटासियम डाइक्रोमेट से तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप इसका PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। वो एक तरीके का चैनल है, आप बोल सकते हैं ग्रुप है, ठीक है। आपको मैं वहां पे ये PDF दे दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी धन्यवाद।